हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का। तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग जो है इस वीडियो में सीटेट बाल विकास शिक्षण के प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 2 तक कर चुके हैं, तो जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो उन लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन जरूर दबाएं, जिससे सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो देख करके जो है लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक प्रश्नों से। आप लोग जो है अंत तक बने रहिए और पेन और रफ लेके देखिए आपका 30 में से कितना सही हो रहा है। तो लास्ट में आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपका, बेबी है, बेबी भव्या अपने खिलौने की तलाश शुरू कर देती है जो उसकी माँ ने छिपाए हैं। तो भव्या का विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है कि प्रश्न को देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो एक छोटी बच्ची है वो अपने खिलौने की क्या कर रही है, एक तलाश कर रही है, जो उसकी माता जी ने उसके खिलौने को जो है कहीं छुपा दिया है। तो देखिए आपका है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन चरण, फॉर्मल ऑपरेशन चरण। तो देखिए ये सब जो है, जैसे जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है, जैसे एक संवेदीगामक, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। तो संवेदीगामक अवस्था में आपका जो है जिसे सेंसरी मोटेज आता है, जो 0 से 2 साल तक होता है। और आपका संवेदीगामक है पहला, फिर उसके बाद पूर्व है, पूर्व में जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज उसको कहते हैं, तो जो आपका 2 से 7 साल होता है। उसी क्रम में जो आपका मूर्त है, जैसे कंक्रीट ऑपरेशनल चरण, या 7 से लेके 11 वर्ष होता है, और फॉर्मल ऑपरेशन जो है या 11 से लेके 15 वर्ष तक होता है। तो देखिए जो एक शिशु होता है, एक बच्चा होता है छोटा, उसके शारीरिक क्रियाओं के साथ जो है संवेदी अनुभव का जो समन्वय करके दुनिया का खोज करते हैं, इस प्रकार जो है उसे वस्तु अस्थायित्व कहा जाता है। या जो है किस अवस्था में पाया जाता है, या सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी संवेदीगामक अवस्था में पाया जाता है, जो 0 से 2 साल तक होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन। देखिए प्रश्न 2 है, सीखने को समृद्ध किया जा सकता है। देखिए सीखने को समृद्ध किया जा सकता है, आपका ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण को उपयोग करते हैं, कक्षा में आवधिक परीक्षणों का उचित ध्यान दिया जाता है, तीसरा है वास्तविक दुनिया में स्थितियों को कक्षा में लाया जाता है जिसमें छात्र एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और शिक्षक सुविधा प्रदान करते हैं। आपका 4 नंबर पे है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, जो सीखने का सबसे बेस्ट क्या है, इसमें देखिए सीटेट का प्रश्न है। सीटेट के 4 के चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, तो चारों ऑप्शन में से आपको जो सबसे बेस्ट है उसी को आपको जो है सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। यदि आप एक ऑप्शन पढ़ करके उसका उत्तर देना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको जो है गलत हो सकते हैं, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ के उसमें जो सबसे बेस्ट आपको लगे उसी का जो है उत्तर देना है। तो देखिए, एक सीखने की समृद्ध किया जा सकता है, तो कैसे कि कक्षा को जो है वास्तविक दुनिया से जोड़ करके जो है सीखने को समृद्ध बनाया जा सकता है, जो कई विषयों को जीवांत बनने में मदद करता है, जैसे मस्तिष्क को उत्तेजित करने के लिए करता है, सीखने वालों को अधिक सक्रिय रहने में मदद करता है। तो इस प्रकार जो है वास्तविक दुनिया की स्थितियों को कक्षा में लाया जाता है, जिससे छात्र एक दूसरे से बातचीत करते हैं और शिक्षक सुविधा प्रदान करते हैं। तो आपका ऑप्शन या दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा में मदद मिलती है। तो प्राथमिक शिक्षा में मदद मिलती है बच्चों का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, कार्यप्रणाली में समझ में आती है, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा में जो मदद मिलती है, या क्या लगाएंगे आप, उपयुक्त सभी लगाएंगे। इसमें समाजीकरण भी है, बच्चे का लोकतांत्रिकरण भी है, कार्य प्रणाली जो है समझ में आती भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। देखिए प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में कौन सा एक शिक्षक का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है? तो एक शिक्षक जो है, जैसे एक एडजस्टिव टीचर के रूप में आप जब जाएंगे पढ़ाने, तो आपका क्या दायित्व बनेगा एक बच्चे के सामने? तो क्या होगा, पाठ्य योजना तैयार करें और उसके अनुसार पढ़ाएं। दूसरा जितना संभव हो उतना गतिविधियों को व्यवस्थित करें, सख्त अनुशासन बनाए रखें, छात्रों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करें। तो देखिए इसमें आपका जो है सबसे बेस्ट आपका यही होगा ऑप्शन 4, कि छात्रों के विभिन्न अधिगम शैलियों को जो है
उनको प्राप्त करवाएं और उसी के अनुसार जो है सीखने का अवसर उनको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के सार्थक अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सार्थक अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए अधिगम के लिए आधार के रूप में बच्चे का ज्ञान उपयोग करना, अपने स्थान में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करना, छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। तो यह आपका जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब चारों की जो है इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 5 है। पियाजे ने अपने नैतिक तर्क के विकास की व्याख्या कैसे की है। पियाजे ने अपने नैतिक तर्क के विकास की व्याख्या कैसे की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे का नैतिक तर्क अहम केंद्रिता और वृद्धि में कमी के साथ निकटता से जुड़ा है। नियमों के बारे में बच्चे की अवधारणा पूरी तरह से निश्चित होने से लेकर परस्पर सहमत होने तक बदल जाती है। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें जो जीन पियाजे जो नैतिक तर्क का सिद्धांत कहता है कि यह एक जो है, इसमें बता दें कि जो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ज्ञात किया है कि बच्चे में नैतिक और तर्क कैसे विकसित होता है। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया है कि बच्चे नियम देकर समाज के नियमों और नैतिकताओं को सीखते हैं और उनका पालन करने के लिए उत्साहित होते हैं। तो बच्चे में जो है नैतिक व्यवहार के बारे में निर्णय कैसे बनाएं, इस पर अपने शोध के माध्यम से उन्होंने माना कि बच्चे समूह में दूसरे के साथ व्यवहार करके नैतिकता सीखते हैं। तो इसमें जो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तो ऑप्शन आप 3 लगाएंगे, उपरोक्त दोनों सही हैं। देखिए प्रश्न 7 है। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त तर्क एवं तार्किक कौशल विकसित हो जाता है। पूछा है कि किसमें विकसित हो जाता है। तो आपका देखिए संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें हम आपको बता दें तो जो बच्चा है, जैसे जब पूछा जाता है कि बच्चा सोचना शुरू कर देता है, जैसे किस अवस्था में बच्चा शुरू कर देता है, तो आप क्या लगाएंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन जब पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चा औपचारिक रूप से सोचना शुरू कर देता है, औपचारिक रूप से, तो वो किस में चला जाएगा आपका, और इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है आपका चला जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में अमूर्त, देखिए अमूर्त सोच की बात किया है, तो अमूर्त एवं तार्किक कौशल विकसित हो जाता है। तो यह जो है किस अवस्था में आएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो संवेदीगामक अवस्था होता है वो आपका जो है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से लेकर 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक अवस्था 11 से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक ये चलता रहता है। देखिए प्रश्न 8 है। शिक्षिका ने फातिमा से कहा, आप बिना फेस मास्क पहने स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि यह सरकार द्वारा निषिद्ध है, या कोहलबर्ग के सिद्धांत किस अवस्था का वर्णन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, कानून व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो इसमें जो होता है, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए कानून व्यवस्था अभिविन्यास होगा, जिसमें कोहलबर्ग के सिद्धांत की अवस्था को यह पालन करता है। देखिए प्रश्न 9 है। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल को सुधारता है कौन। भाषा है, स्मृति है, तर्क है। तो इसमें कौन सा सही होगा, या ऑप्शन आपका जो है तीनों होगा। जैसे खेल भाषा भी को सुधारता है, स्मृति को भी है, और तर्क शक्ति को भी जो है परिवर्तन लाता है। तो आपका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 10 है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक के लिए अपेक्षित है। तो एक समावेशी कक्षा में, समावेशन एनसीएफ 2005 कहती है कि सभी बच्चों को जो है समावेशी कक्षा में शिक्षा देने की ज़रूरत है, जिसमें उनको ना तो आप मार सकते हैं, ना तो डांट सकते हैं, ना तो उनको हतोत्साहित किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं। ये सब आपको जो है प्रश्न आपको बनते हैं, ये सब आपका जो है निगेटिव सेंस के लिए जाते हैं। तो ये सब आप क्लास में नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है एक शिक्षक के लिए क्या अपेक्षित हम कर सकते हैं, क्या उसे अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए सभी बच्चों को समान
रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं करना। देखिए अपेक्षाएं करना मतलब बच्चे का जो मनोबल डाउन करना, यहाँ पे नेगेटिव सेंस हो रहा है तो यहाँ पे आप इसको गलत काट सकते हैं। सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, अक्षम बालकों को दया की दृष्टि दिखाना। देखिए समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे एक समान होते हैं, किसी को आप दया दिखाएंगे, किसी के प्रति नहीं दिखाएंगे तो उसमें जो हीन भावना जो है प्राप्त होगा। इसलिए क्लास में किसी के प्रति कोई दया भावना नहीं, सबको जो एक समान जो है देखना, एक समान शिक्षा देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। मतलब सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा। देखिए प्रश्न 11 है, विकलांग बच्चे नए स्कूल में प्रवेश लेते हैं। देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है कि विकलांग बच्चे नए स्कूल में प्रवेश लेते हैं, शिक्षक अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं, समावेशी शिक्षा की अवधारणा कौन दर्शाता है। तो देखिए समावेशी की बात करें हैं, अरे मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि अरे मैं उन बच्चों को कैसे पढ़ा सकता हूँ जो पढ़ भी नहीं सकते। तो ऐसा मन में ऐसा विचार एक शिक्षक के मन में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे विकलांग बच्चे हों, चाहे जैसे दृष्टिबाधित बच्चे हों, सभी के लिए जो है शिक्षा का उपलब्ध करवाना ज़रूरी है। उनको अब चाहे उनको विशेष प्रकार से दें, जैसे क्या होता है कि उसमें आपका ब्रेन लिपि के माध्यम से दें या फिर ऑडियो वीडियो के माध्यम से दें, सभी प्रकार से शिक्षा दिया जा सकता है। इसलिए इसमें आपका यह निगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए आप गलत हो जाएगा। दूसरा है, मुझे चिंता है कि मेरी कक्षा में इन बच्चों को स्वीकार नहीं कर सकती, कुछ शरारती बच्चे गरीब बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन निगेटिव देखिए दे रहा है। तो अच्छा या बच्चों को एक दूसरे की मदद करने और सहायक बनने के लिए सीखने का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा। अगला देखते हैं, ऐसे बच्चों को विशेष स्कूल में जाना चाहिए जहां बेहतर ढंग से सीख सकें। देखिए ये भी गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो प्रश्न आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तीसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो को जो है लाभ मिल सके। क्योंकि डेली हम लोग जो है आपका बाल विकास है, साइंस का हो गया या फिर पर्यावरण है, हिंदी है, सभी का एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 है, सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक की योग्यता बढ़ाने पर केंद्रित है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक को योग्यता बढ़ाने पर केंद्रित है। पढ़ाने का तरीका, शिक्षण कौशल, प्रासंगिक ज्ञान, प्रश्न पूछने की क्षमता। तो क्या होगा, एक जो शिक्षकों में बता दें, जो शिक्षकों में शिक्षण कौशल के विकास के लिए जो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रभावी तकनीक माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रभावी तकनीक माना जाता है। इस तकनीक के पीछे लगभग 30 वर्षों से अधिक पुरस्कृत किया गया है। सूक्ष्म शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए अनुकरण तकनीक की तरह है। इसमें जो आपका कौन सा होगा, शिक्षण कौशल सब बढ़ाने पर केंद्रित है। कौन? शिक्षण कौशल। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 13 है कि रीना शिक्षण के एक अलग और आधुनिक विधियों को अपनाना चाहती है, जिसमें कुछ उन्हें एक एयरक्राफ्ट के पाठ के लिए शिक्षण के उद्दीपन मोड में रुचि थी, लेकिन वह इस विषय में अभी अनभिज्ञ है कि वह अपने विचारों को कैसे कार्यान्वित कर सकती है। निम्नलिखित में से किसे शिक्षा उद्दीपन विधि को प्राप्त करने के लिए अपनाया जा सकता है? तो देखिए किसे अपनाया जा सकता है कि वह छात्रों को सीखने के लिए वायुयान में मॉडल बनाने के लिए कहती है। वह स्कूल प्रबंधन में वायुयान के प्रतिरूप को उपलब्ध कराने के लिए कहती है, जो छात्र को बढ़ने और मुद्दों को हल करने में प्रयास कर सकते हैं। तो आपका यही ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि शिक्षण के किस स्तर पर विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि, पूछताछ और दृढ़ता का विकास होता है? देखिए बोध स्तर पर, चिंतनशील स्तर पर, रचनात्मक स्तर पर, स्मृति स्तर पर। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आमतौर पर 3 स्तरों पर संचालित की जाती है, जिसमें आपका जो है इसमें जो है जैसे शिक्षण अधिगम में स्मृति स्तर का अर्थ है स्मृति तथ्यात्मक होती है, तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करती है। यदि हम कक्षा में शिक्षकों को अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि अधिकांश मामलों में शिक्षण स्मृति स्तर पर किया जा रहा है,
स्मृति स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक तथ्यात्मक सामग्री देता है जिसे छात्र जो है बिना समझे याद कर लेते हैं। तो ऐसे में हम आपको इसमें क्या बताएंगे, या चिंतनशील स्तर जो है होता है, दृढ़ता का विकास होता है चिंतन 3 स्तर से। प्रश्न 15 है, शिक्षण के किस सूत्र से शिक्षक आसान तथ्यों को से हटकर शिक्षार्थियों को थोड़ी अधिक कठिन स्थिर की ओर ले जाते हैं? तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात। तो किधर से किधर ले जाते हैं? तो यह सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, सरल से जटिल की तरफ से ले जाते हैं। देखिए प्रश्न 16 है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसका प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? तो परिवार, धर्म, समकक्ष, समूह शिक्षा, निर्भरता, धैर्य और संचार, प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और व्यवहारिक स्वरूप, समाज, विशेष रूप से संस्कृति का विकसित करने और बनाए रखने के लिए। तो इसमें जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसका प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? तो यह प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण पर, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और व्यवहारिक स्वरूप पर जो है पड़ता है। प्रश्न 17 है, शिक्षक द्वारा आयोजित एक गतिविधि में सभी छात्र अच्छी तरह से सम्मिलित हैं। आप शिक्षक के बारे में क्या सोचते हैं? तो शिक्षक छात्रों के बीच कोई विभेद नहीं है। शिक्षक जो है सभी छात्रों को खुश करना चाहता है। शिक्षक दिखाना चाहता है कि वह अपने छात्रों के लिए एक गतिविधि का आयोजन कर रहा है। शिक्षक छात्रों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। तो देखिए प्रश्न बहुत मस्त प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा आयोजित एक गतिविधि में सभी छात्रों को जो है अच्छी तरह से सम्मिलित हैं। आप शिक्षक के बारे में क्या सोचते हैं? तो क्या शिक्षक ने छात्रों के बीच कोई विभेद नहीं है? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 18 है, नैन्सी के माता पिता ने कहा बाइक चलाना लड़कियों के लिए बहुत आसान कार्य नहीं है। तो माता पिता क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए लिंग, जेंडर के बीच कोई फ़र्क नहीं करते, सोचते हैं कि लड़कियाँ घुड़सवारी करते हुए अच्छी नहीं लग रही हैं, लैंगिक रूढ़िबद्ध है, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो सबसे विधिवत आंसर कौन सा होगा? यह लैंगिक रूढ़िबद्धता की जो है तरफ माता पिता आकर्षित कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 19 है, किसी भाषा में सीखने वालों की प्रवीणता का निम्न स्तर क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है कि भाषा की प्रकृति और संरचना, भाषा के दायरे की समझ, शिक्षक पूर्वाग्रह, उपरोक्त सभी। देखिए आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, इसमें सभी जो है आपके आएंगे जो है सीखने प्रवीणता में। प्रश्न 20 है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का निर्णय लेने के लिए गार्डनर किस बहुबुद्धि का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रयोग किया है, वह स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 21 है, बहुत मस्त प्रश्न है। रवि कक्षा 5 का शिक्षक है। वह शिक्षण के दौरान कभी कभी संक्षेप में बताता है कि उसने क्या कहा, बुनियादी विचारों को विस्तार से बताता है, बच्चों को आरेख द्वारा समझाता है, वह उनके साथ गतिविधियां अभ्यास भी करता है। यह सब इसलिए करता है क्योंकि पढ़ाना उनका जुनून है। छात्र ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने छात्र का विचारशील बनाने के लिए उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? देखिए उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ज़्यादातर बच्चे जो है उपरोक्त सभी मार देते हैं, लेकिन कभी भी उपरोक्त सभी बिना प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़े उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अपने छात्रों को विचारशील जो है बनाने के लिए जो है शिक्षक ऐसा कार्य कर रहा है। देखिए प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो देखिए क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिबिंबात्मक प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। तो इसमें जो है आपका तीसरा हो जाएगा। इसको जो है ब्रूनर नहीं मानते हैं इस अवस्था को। देखिए प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम पठार को समाप्त करने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? अधिगम पठार को समाप्त करने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है पूछा है। तो शिक्षण को कुशल तरीके से अपनाएं, रुचि जगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें, उपयुक्त दृश्य साधनों का प्रयोग करें, शिक्षार्थी को घर पर अतिरिक्त ट्यूशन दे। देखिए आपका जो है गलत हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सा नहीं है। देखिए प्रश्न में कभी कभी निगेटिव का सेंस भी छिपा रहता है, इसलिए प्रश्न को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में ही जो है
नहीं छिपा रहता है और जिससे वो क्या होता है, प्रश्न गलत हो जाता है, उसका उत्तर हम लोग गलत देते हैं। इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का पठार समाप्त करने की उपयुक्त विधि नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा। शिक्षार्थी को घर पर अतिरिक्त ट्यूशन देना या अधिगम पठार को समाप्त करने की कोई विधि नहीं है। प्रश्न 24 है, एक शिक्षक के रूप में यदि आप अपनी कक्षा में बच्चों को सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसे चुनेंगे। तो इसमें देखिए, बच्चों को कक्षा में गंभीरता से लेंगे और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देंगे। देखिए आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव सेंस दे दिया। बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठने के लिए कहेंगे और स्वयं भी चुपचाप बैठेंगे, यह भी गलत हो गया आपका। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक खेलों का आयोजन करेंगे। देखिए ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, वे कक्षा में रहकर ही बच्चों की गतिविधियों करवाएंगे और बाहर जाने से मना कर देंगे। देखिए ये भी निगेटिव सेंस है। तो इसलिए देखिए शिक्षण के प्रश्न, जब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे और आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप जो है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है उसको लगाएंगे, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। तो इसलिए देखिए प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा। देखिए प्रश्न 25 है, हम बुद्धि परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत अंतर, मानसिक मंदता, शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक पृष्ठभूमि। तो हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, हम बुद्धि परीक्षण का आयोजन निम्न से किसके लिए कर सकते हैं। तो देखिए व्यक्तिगत अंतर इसके लिए कर सकते हैं और मानसिक मंदता, शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, ए, बी और सी, आपका चौथा जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 26 है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी होती हैं जो स्वयं को पुरस्कृत करती हैं। तो बाह्य और आंतरिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी होती हैं जो स्वयं पुरस्कृत करती हैं, तो वह जो है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 27 है, कक्षा में मानचित्रों का परिचय कराते समय शिक्षिका ने यह पाया कि सीमा मानचित्रों का विवेचना और व्याख्या शानदार तरीके से करती है। एक शिक्षिका के माध्यम से सीमा में समृद्ध है, क्या है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, शारीरिक मनोगतिकी बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि। तो देखिए कक्षा में मानचित्रों का परिचय कराते समय, जैसे ज्योग्राफी का कोई विश्व का भूगोल का जो है, विश्व भूगोल का एक मैप ले लें, उसके बारे में शिक्षिका पाया कि सीमा मानचित्र का विवेचना व्याख्या शानदार तरीके से करती है। तो इस शिक्षिका के माध्यम से सीमा क्या है, दृश्य स्थानिक वृद्धि, मतलब वो पहले से हर चीज़ को पढ़ चुकी है, उसको समझ रही है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, जैसे भारत का स्थान कहाँ है, चीन का स्थान कहाँ, इस तरीके से विवेचना वो अच्छे तरीके से कर ले जा रही हैं। तो दृश्य स्थानिक वृद्धि, आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 28 है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जॉर्ज हर्बर्ट मीड विशेष रूप पर आधारित है। तो यह लिंगों पर, संप्रेषण पर, समाज पर, बच्चे पर। तो हम आपको बता दें यह जो है संप्रेषण पर आधारित है। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 29 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की बालवाड़ी पद्धति किस पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन पहला है, विकास और वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षण के तरीकों के सिद्धांत। तो देखिए कक्षाओं में शिक्षण की बालवाड़ी पद्धति पर आधारित है, तो ये आपका ऑप्शन जो है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 30 देखिए फ्रेंड्स, तो इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो को जो लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम है वह 21 जनवरी को निर्धारित किया गया है, इसलिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो इस टाइमिंग में हमको क्या करना है कि पढ़ना है और पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। तो डेली जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कितना स्कोर बन रहा है, इससे आप लोग जो है आंकड़ा लगा सकते हैं, और कितना और आगे, मतलब जैसे आपका 90 बन रहा है, 95 बन रहा है, या भी उससे कम बन रहा है, 80-82 पहुंच रहा है, तो इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है सुधार आ जाएगा। तो इसलिए जो है डेली
एक वीडियो देखिए, एक प्रैक्टिस कीजिए और अपने बुक्स भी पढ़ते रहिए। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में वायुसेना के पायलट के लिए निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि आवश्यक है? देखिए, अंतर्वैयक्तिक, शाब्दिक, गति संवेदी, अंतःव्यक्तिगत। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इसमें जैसे जो बहुबुद्धि सिद्धांत के देखिए संदर्भ में वायुसेना के पायलट के लिए निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि आवश्यक है? तो हो जाएगा कौन सा? गति संवेदी बुद्धि उसके लिए आवश्यक मानी गई है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही था। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।